दोस्तों प्लूटो, जिसे आज तक हम कुछ ऐसा देखते आ रहे थे, उसके नए हाई डेफिनेशन इमेज आ चुके हैं, जिसे देखकर नासा के वैज्ञानिक भी शौक है। जरा इस इमेज को देखिए। यह है प्लूटो के वातावरण की तस्वीर, जो नासा के अनुसार बिना किसी वॉल्केनिक इरप्शन के भी जहरीली गैसों से भरी हुई है। और अब जरा इस इमेज को देखिए। ये वो स्ट्रक्चर्स है जो पृथ्वी पर क्रैब अपने अंडे देने के लिए पूरे बीच पर बनाते हैं, ताकि उनके बच्चे अंडों से बाहर निकलते ही तुरंत पानी में खाने की तलाश में भाग सके। जरा अब इस स्ट्रक्चर पर थोड़ी सी नजर डालना, जो खुद नासा के न्यू होराइजन स्पेस प्रोब ने प्लूटो की बर्फीली सतह पर कैप्चर किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हूबहू क्रैब होल से मेल खाते हैं। और नासा के अनुसार प्लूटो के जिस रीजन में ये स्ट्रक्चर्स दिखे हैं, उसी जगह पर प्लूटो को लगभग सारा लिक्विड पानी बर्फ के नीचे छुपा हुआ है। और आखिर प्लूटो अपने अंदर और ऐसे कितने राज छुपा कर बैठा है, आज की इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस न्यू एपिसोड को। दोस्तों 2006 से पहले हमारे पास जो प्लूटो की सबसे क्लियर इमेज थी, वो कुछ ऐसी दिखती थी। यानी कि हम जुपिटर और सैटर्न के मून्स के बारे में प्लूटो से ज्यादा जानते थे। और इसीलिए 2006 में नासा ने स्पेशली प्लूटो को स्टडी करने के लिए एक स्पेस प्रोब लॉन्च किया, न्यू होराइजन। इस प्रोब का मिशन था जितनी जल्दी हो सके प्लूटो के करीब पहुंचकर प्लूटो के हाई डेफिनेशन इमेज नासा को भेजना, और उनके जरिए प्लूटो की सतह और उसके वातावरण की पूरी कहानी हम ह्यूमंस को बताना। और अब अपने 9 सालों के लंबे सफर के बाद ये घड़ी फाइनली आ चुकी है। न्यू होराइजन ने आखिरकार प्लूटो की पहली तस्वीर नासा को भेजी, और उस तस्वीर के मिलते ही नासा ने ये ऑब्जर्व किया कि प्लूटो की सतह पर एक बड़े से दिल के आकार का एक चिकना सा प्लेटियो रीजन है, स्पुतनिक प्लैनम, जो प्लूटो के बाकी सरफेस के मुकाबले अभी अभी बना है। लाइक लिटरली वो इतना रिसेंटली बना है कि आप कह सकते हो हम जब बंदरों से इंसान में विकसित हो रहे थे, तब उसी के साथ प्लूटो पर ये दिल बन रहा था। और यही वजह है नासा वाले मानते हैं कि प्लूटो बाकी के बंजर प्लैनेट्स के मुकाबले पृथ्वी से ज्यादा मेल खाता है, क्योंकि जैसे ही न्यू होराइजन ने प्लूटो के इस दिल पर थोड़ा सा और जूम किया और उसकी तस्वीर ली, तो उन्होंने देखा कि ये दूर से एकदम चिकना और प्लेन दिखने वाला रीजन असल में ऐसे बर्फीले पॉलीगन स्ट्रक्चर से भरा हुआ है, जो स्ट्रक्चर एक्चुअली में उस सिंपल प्रोसेस से बने हैं, जो हम अपने घर के फ्रिज में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। अगर आप आइस ट्रे में पानी भरकर उसे फ्रीजर में 1 साल के लिए छोड़ देते हो, तो आप नोटिस करोगे कि 1 साल बाद उसमें रखा आइस एकदम से गायब हो जाएगा। अब ये इसलिए होता है क्योंकि लंबे समय के लिए फ्रिज में रखी बर्फ बगैर पानी बने सीधा भाप बनकर इवेपोरेट हो जाती है, जिसे साइंटिफिकली सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। और यही वो प्रक्रिया है जो प्लूटो के उस दिल जैसे स्ट्रक्चर में मैसिव पॉलीगॉन्स और क्रैब होल्स जैसे अजीब स्ट्रक्चर बना रहा है। ऐसे स्ट्रक्चर आमतौर पर समुद्र के किनारे पृथ्वी पर पाए जाते हैं। नासा के अनुसार प्लूटो के इस बर्फीली सतह के नीचे एक लिक्विड ओशियन मौजूद हो सकता है, जिसमें जीवन मौजूद होने के भी काफी अच्छे चांस है। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी से चिक्सलूब नाम का एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड टकराया था। इस विशाल इंपैक्ट की वजह से एक बहुत बड़ी क्रेटर की फॉर्मेशन हुई थी, जिसके अवशेष आज भी वैज्ञानिकों को दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि आज से करीब 10 मिलियन साल पहले प्लूटो पर भी एक बहुत बड़ा विशाल एस्टेरॉयड टकराया था, लेकिन क्योंकि प्लूटो की फिजिकल कंडीशन पृथ्वी के मुकाबले बहुत अलग है, इसलिए वहाँ पर इतने विशाल क्रेटर की फॉर्मेशन नहीं हो पाई। या दूसरे शब्दों में कहे तो क्रेटर की फॉर्मेशन होने के तुरंत बाद ही उसमें नाइट्रोजन आइस भरने लगी, जिसे देखने पर ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई इम्पैक्ट हुआ ही नहीं था। इसी नाइट्रोजन आइस की वजह से हमें प्लूटो पर इतने विचित्र तरह के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। वेल, अगर ये थ्योरी एक्यूरेट है, तो प्लूटो का ये वियर्ड से दिखने वाला दिल स्पुतनिक प्लैनम, उसमें मौजूद वियर्ड स्ट्रक्चर्स और प्लूटो का थिक एटमॉस्फेयर, इन सभी चीजों के लिए नेचुरल चीजें जिम्मेदार है, और वो है नाइट्रोजन आइस की भाप। कुछ चीजें अभी भी वहाँ पर सेंस नहीं बनाती, लाइक नाइट्रोजन से बनी बर्फ सफेद होती है। इस इमेज के बेसिस पर नासा का कहना है कि प्लूटो का मून सैरॉन ओरिजिनली रेड नहीं था, उसे सफेद प्लूटो ने एक लाल रंग के कंपाउंड से कोट किया है। दरअसल नासा के अनुसार जब न्यू होराइजन प्रोब प्लूटो के थोड़ा सा और करीब पहुंचा, तो उसे प्लूटो के एकदम प्लेन ब्राइटेस्ट स्पॉट स्पुतनिक प्लैनम के बिल्कुल बगल में उसका सबसे खुरदरा डार्केस्ट स्पॉट हुलहू मैकुला नजर आया। जब उन्होंने इस स्पॉट की केमिस्ट्री को थोड़ा डिटेल में स्टडी किया, तो उन्हें इस डार्क स्पॉट में नाइट्रोजन आइस के अलावा भारी मात्रा में मीथेन और इथेन जैसे हाइड्रोकार्बन के स्रोत भी नजर आए। सो अकॉर्डिंग टू नासा, प्लूटो जब अपनी वियर्ड ऑर्बिट के चलते कुछ टाइम के लिए नेपच्यून की ऑर्बिट के अंदर जाकर ऑर्बिट करने लगता है, तो सूरज की गर्मी हाइड्रोकार्बन को थॉलिन्स नाम के एक रेडिस कंपाउंड में बदल देती है, और प्लूटो की कमजोर ग्रेविटी की वजह से यही लाल थॉलिन्स पहले उसके खुद के एटमॉस्फेयर में मिक्स होकर उसे पॉल्यूट करके जहरीला बनाता है, और फिर बगल में घूम रहे सैरॉन तक भी पहुंच जाता है। यानी कि ये सब इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि प्लूटो पर जो कुछ भी हो रहा है वो सब एक नेचुरल कॉजेज है। लेकिन क्या आपको पता है कि प्लूटो के सरफेस पर ग्रेविटी अनइवन है, यानी कि अलग अलग एरिया में जाने के बाद आपको अलग अलग ग्रेविटी एक्सपीरियंस करने को मिलती है। इसे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक लीड रिसर्चर प्रोफेसर फ्रांसिस नीमो ने इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उनके मुताबिक जब एक विशाल एस्टेरॉयड प्लूटो से टकराया होगा, तो उसकी वजह से प्लूटो के रोटेशन में चेंज आया होगा, और ऐसा माना जाता है कि प्लूटो पहले एक वर्टिकल एक्सिस पर रोटेट करता था, लेकिन स्पुतनिक प्लैनम में नाइट्रोजन आइस भर जाने की वजह से उसकी मास डिस्ट्रीब्यूशन बदल गई। लेकिन प्रोफेसर नीमो का कहना है कि नाइट्रोजन आइस अकेले इतनी भारी नहीं होती कि वो पूरे प्लूटो को एक तरफ टिल्ट कर दे। ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है अगर स्पुतनिक प्लैनम के नाइट्रोजन आइस से बनी सतह के नीचे एक लिक्विड पानी से भरा हुआ ओशियन मौजूद हो। न्यू होराइजन के लॉन्च के बाद प्लूटो के अलावा कौन कौन से ऑब्जेक्ट को स्टडी किया जा सकता है, ये जानने के लिए नासा जब हबल स्पेस टेलीस्कोप से दूसरे
ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रही थी, तब उन्हें प्लूटो के पास एक लंबा सा वियर्ड ऑब्जेक्ट नजर आया और उन्होंने उसे भी लगे हाथों स्टडी करने का फैसला लिया। पर इस एस्टेरॉइड एरोकोड तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। न्यू होराइजन ने जब 2015-16 में प्लूटो की स्टडी कंप्लीट की, तब लिटरली उसके 3 साल बाद ही वो एरोकोड तक पहुंच पाए और फिर वो उसके इमेज निकालना शुरू किया। कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक ये असल में कोई एस्टेरॉइड नहीं बल्कि एक एलियन स्पेसशिप हो सकता है। इस बात का कोई भी सॉलिड प्रमाण वैज्ञानिकों के पास नहीं है, इसलिए फिलहाल तो इसे एक एस्टेरॉइड का ही दर्जा दिया जाता है। और नासा एरोकोड को सोलर सिस्टम का एक टाइम कैप्सूल भी मानता है, जो हमें सोलर सिस्टम के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। अब नासा इन इतिहास के पन्नों को कब और कैसे खोलता है, ये तो समय बताएगा। और आप इस एस्टेरॉइड के बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियो मिस ना कर पाए। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।